नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब देखिए खबरें स्टार्ट। इलाहाबाद उपचुनाव के प्रचार में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रहेगा और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा लगातार गांव का दौरा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल इलाहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में प्रचार किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इलाहाबाद की जनता से गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोटों की अपील की। सरकार जैसे शमशेर भाई ने किया, एक तरफ तो भाई या दूध वाली भैंस है, दूध वाली गांव प्रशासन में करना रही, बातों पर पानी में करना रही जरूर है। गरीब के आदमी की नौकरी ने बेच के वो आदमी आज जो है बहाने अब के पाउंडर रखे करते लोग, हमें हैरान किया करते, लोगों को दबाया करते, किसका मरीज है, किसके क्या तकलीफ से। शासन भी देखा है कि गरीब आदमी को कैसे नेता के रखा है। आज की सरकार जैसे शमशेर भाई ने करनाल में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। 7 साल 7 कमाल को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार काम कर रही है। प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं, जिसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ी है। साथ ही छात्राओं को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े, इसके लिए भी प्रयास किए गए। एक योजना बनाई कि हम 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज देंगे। कोई भी बिटिया जो है वो 20 किलोमीटर से दूर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। हमने 67 कॉलेज खोल दिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने 10 साल में 30 कॉलेज खोले। तो ये काम किया। दूसरा, आपने भी जो प्रश्न किया कि आपने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। हमारे से पहले 22 संस्कृति मॉडल स्कूल जो थे प्रदेश में खुले थे, लेकिन हमने 114 खोले। मैं ये नहीं कह रहा कि 114 खोलने के बाद तो सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले टाइम में 1 साल में सारा का सारा जो टीचर है, सारी उसकी जरूरत है, वो सारी की सारी पूरी करेंगे। और अब की बार हमारे जो स्टूडेंट है वो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास बढ़े इसकी वजह से, तो हमारे पास संख्या बढ़ रही है और निश्चित तौर से। हरियाणा में सैकड़ों ऑयल मिल मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऑयल मिल को हर महीने मिलने वाले एलएल फॉर्म को खत्म किया जाएगा और इसके बाद मिल मालिकों ने कृषि मंत्री का आभार जताया और कहा कि अब इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। बता दें कि हरियाणा में करीब 450 ऐसी ऑयल मिल हैं जहां बिनौले से तेल और खल निकालने का काम किया जाता है। इन मिल मालिकों का कहना है कि उन्हें कमेटी की तरफ से हर महीने एलएल फॉर्म भेजा जाता है, जिससे भरकर वापस जमा करवाना होता है। मिल मालिकों का कहना है कि इससे ना तो सरकार को एक पैसे का राजस्व मिलता है, उल्टा वो हर महीने कागजी कार्रवाई से परेशान रहते हैं। साथ ही ये नियम हरियाणा को छोड़ देश में कहीं लागू नहीं है। अपने इंसान समस्या को लेकर हरियाणा ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि कृषि मंत्री जेपी दलाल से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और अपनी समस्या रखी। कृषि मंत्री ने मिलर्स को ये नियम खत्म करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद मिलर्स काफी खुश दिखे और कृषि मंत्री का आभार जताया। मंत्री जी ने हम सबका बड़ा आदर सत्कार किया और हमें आश्वासन दिया कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी आपका निपटवाएंगे। और हमारे सामने ही उमा शंकर जी को फोन करके बोला कि भाई इसको एक मुश्त ही इनसे ले लिया जाए और ये जो कागजी कार्रवाई है इनको दूर किया जाए। और मंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा बहुत बहुत मान रखा। हम सुबह सब लोग इकट्ठे होकर के 3-3 बजे घर से उठ करके आए थे, हमारा पूरा सम्मान किया। हमारे हरियाणा के अंदर 400 साढ़े 400 के करीब यूनिट हैं बिनोले के छोटे छोटे। हम बिनोला क्रश करते हैं जिसमें पशु चारा बनाते हैं, खल बनाते हैं। तो हरियाणा के अंदर ये डबल फार्म का जो झमेला चल रहा है, काफ़ी दिनों से हमारी काफ़ी वर्षों से मांग है। ये बड़ी परेशानी हो रही है। इंडिया के अंदर कहीं भी ये कानून लागू नहीं है हरियाणा को छोड़। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 पॉजिटिव मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तमाम जरूरी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखिए।
जिस तरह से थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही थी, अब उसका अंदेशा सामने आने लगा है और ऐसे में फरीदाबाद में एक ही दिन में 24 घंटे में 10 केस सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं ना कहीं हड़कंप है। आखिर किस वजह से इस तरह से दोबारा से केस बढ़ने शुरू हुए हैं? हमारे साथ में सिविल सर्जन है डॉक्टर विनय गुप्ता, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक ही दिन में एक बार में 4 महीने बाद दोबारा से 10 केस आना किस की तरफ इशारा करता है? एकदम से 10 केस आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कोरोना, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर उपस्थित अपनी दर्ज करा रहा है। लोग बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। सारे लोग न मास्क लगा रहे हैं, न डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, न फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। त्योहारों के दिनों में भीड़ मार्केट के अंदर घूम रही है बार बार कहने के बाद, और सेकंड डोज लगाने में भी लोग झिझक रहे हैं। हम उनको फ़ोन मिलाते हैं तो वो कहते हैं हम लगवा लेंगे, डिले करे जा रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। और इसकी वजह से हमारे केसेस धीरे धीरे बढ़ने की तरफ अंदेशा जा रहा है। कल 10 केस आए हमारे, इनमें 8 केसेस 15 सेक्टर से आए हैं और 2 केसेस इधर उधर से आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि सभी जने इस बिहेवियर का पालन करें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, और मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। इसके अलावा अपनी सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन इमीडिएट लगवाएं जिनकी भी ड्यू हैं। यदि वो इस तरह नहीं करते और भीड़ के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैलेंगी। भीड़ के अंदर उपस्थिति में तेज़ी से कोरोना का वायरस फैलेगा। ये जो आप 10 केस बता रहे हैं, एक ही जगह से 8 केस आना, तो इनकी केस हिस्ट्री क्या केस हिस्ट्री क्या है? क्योंकि 10 केस टोटल हैं, उसमें से कुछ सेक्टर 15 के हैं, कुछ अलग अलग जगह से। इनकी हिस्ट्री क्या है? इनके अंदर 4 बच्चे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं, बाकी सभी बड़ी उम्र के हैं, 18 साल से ज़्यादा के हैं। बताया जा रहा है सर, जो इनमें 5 केस ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं वैक्सीन की, उसके बावजूद भी अगर कोरोना उनको हुआ है तो इसको कैसे देखते हैं? दोनों डोज लगने के बाद बेसिक एम ये होता है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाती है जो कि हमें कोरोना से प्रिवेंट करती है। तो जो भी व्यक्ति दोनों डोज लगा लेता है उसके अंदर एंटीबॉडी बनने की वजह से सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ कम हो जाती है। पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है लेकिन उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और सीवियरिटी कम होती है। तो इसके अंदर हम सभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम डोज लगाते हैं तो सारे 5 के 5 पेशेंट जिनको दोनों डोज लग चुकी है सभी स्वस्थ हैं, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यदि हमने डोज नहीं लगाई होती तो हो सकता था कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा थे। जी, तो ये थे हमारे साथ में सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता, जिनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसे में तमाम तरह के एहतियाती कदम उनकी तरफ से उठाने शुरू कर दिए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। पानीपत में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में 2 डेंगू के मरीजों की मौत हो चुकी है। जसबीर कॉलोनी में रहने वाली एक 19 वर्षीय नवविवाहिता महिला की डेंगू के कारण मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतका अनीता की 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ी थी, जिसके चलते परिजनों ने बरसत रोड पर निजी हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरा 32 वर्षीय अमित नाम की व्यक्ति की मौत हुई है। अमित गांव वैश्यर का रहने वाला था। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड मामले में 4 निहंग आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। लगभग 1.5 घंटे चली सुनवाई के बाद 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब 8 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। अदालत में 4 आरोपियों पर लगाई गई धाराओं पर भी बहस हुई है। केस में SC/ST एक्ट हटाया गया है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलील रखी है। इसकी कस्टडी की एप्लीकेशन थी, वो उनको जेल भेज दिया गया। और कुछ जैसे SC/ST एक्ट था वो इन पर बनता नहीं था। वो 3 पर तो बहस नहीं बनता था क्योंकि वो आप भी उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो हटा दिया। और आर्म्स एक्ट का लगाया था पुलिस ने, उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि उन पर आर्म्स एक्ट लिखाया जा सके।
उसका भी कोर्ट ने जरा बोला था उनको नोटिफिकेशन है तो हम बताओ, वो नोटिफिकेशन उनके पास नहीं था और आर्म्स एक्ट भी उन पर जो लगाया गया था उसको भी रिमूव कर दिया। दादरी जिले में डीएपी खाद को लेकर मारामारी मची हुई है। सुबह से ही लोग खाद लेने के लिए पहुंचे हैं। सदर थाने में खाद के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। टोकन लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों का कहना है कि सब काम छोड़कर वो खाद लेने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी में करीब 2 लाख के लगभग डीएपी खाद की खपत है, जबकि अब तक जिले में 73,000 बैग ही पहुंचे हैं और सरसों की बिजाई का आखिरी समय चल रहा है और इसलिए किसान परेशान है। तो खाद को लेकर किसान लगातार परेशान यहां पर हैं। वहीं चरखी दादरी में आपको बता दें, किसानों की डीएपी की खाद को लेकर लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हैं। यहां के किसानों का कहना है कि उन सुबह से यहां पर पहुंचे और सब काम धंधा छोड़कर और सबसे पहले खाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि सदर थाने में आपको बता दें खाद को लेकर यहां पर टोकन मिल रहे हैं। 5:15 बजे ग्रीप टाइम देख लो कितना हो गया, कितना हो गया, कितनी देर के बैठे सा देख लो भूखे तिसाए और फिर से खड़े लेडीज एक, लेकिन आदमी उनको क्या है, वो तो जाके बैठ जाएंगे। काम तो औरतों को करना है ना। सबसे पहले आपका कहने का मतलब सबसे पहले औरतें जो बच्चे हैं उनको दिया जाए, हाँ, ताकि वो जाके अपने घर पे काम करे। बच्चे भी ऐसे जो आज स्कूल नहीं गए होंगे उनकी भी तो छुट्टी लगी है ना। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने हांसी के लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने के पहले दिन किसान नेता कुलदीप भूख हड़ताल पर बैठ गए। धरना दे रहे किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जब तक हर किसान को डीएपी खाद नहीं देती है तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने सोमवार से हांसी में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में किसान मीटिंग करके और भी सख्त फैसले लेंगे। तो डीएपी की खाद को लेकर आपको बता दें, किसान नेताओं का अनिश्चितकालीन धरना यहां पर जारी है। मिनी सचिवालय के बाहर ये तमाम किसान धरने पर यहां पर बैठे हैं। खाद की किल्लत को लेकर ये किसान लगातार परेशान चलते आ रहे हैं और इसी को लेकर डीएपी खाद मुहैया कराने को लेकर ये लगातार मांग करते हुए यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसानों ने कोसली के बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के रेवाड़ी निवास पर एमएसपी पर बाजरा खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ न केवल जमकर नारेबाजी की बल्कि उन्हें एक मन बाजरे से भरे बैग देकर सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 पर खुद खरीदने की पेशकश रखी है। तो विधायक ने भी उन्हें धैर्य रखने और मंडी में तय वजन से अधिक और खराब बाजरा ना लाने की सलाह देते हुए कहा कि सरकार किसानों को 600 रुपए भावांतर दे रही है और किसान किसी भी कीमत पर नुकसान में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि सरकार से किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन अगर पूरे देश का बाजरा प्रदेश की मंडियों में आएगा तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। कैथल में सोमवार को नीम साहिब गुरुद्वारा में जिले भर से आए किसान प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में यह फैसला हुआ कि अलग अलग यूनियन के सदस्य किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन का मैसेज नहीं भेजेगा और इसके लिए 7 सदस्यों की संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक कमेटी का गठन किया गया है। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आदेश होंगे और ये 7 सदस्यों की कमेटी उन्हें लागू करेगी और लोगों तक उनका मैसेज देगी। 7 सदस्यों की जो कमेटी है उनके नाम इस प्रकार हैं: अमरेंद्र सिंखारा, जयप्रकाश शास्त्री, सतपाल डिंडोवली, चमकोर सिंह नरेश चट्ठा, सुरेश शर्मा, बलराज सिंह पोलड। आज मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कैथल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन होगा। फिरोजपुर झिरका का रहने वाला डालचंद पैदल ही गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिले निकल पड़े हैं। हाथ में तिरंगा, पैरों में छाले, खाली जेब, फिर भी भूख की परवाह नहीं। सैकड़ों किलोमीटर चलने के बावजूद डालचंद के मन में सिर्फ एक ही आस है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलूंगा, उन्हें इंसाफ वही दिलाएंगे। मेवात मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायत करने के लिए डालचंद मंत्री अनिल विज से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेवात मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों में कर्मचारियों की मनमानी है। डालचंद ने बताया कि मेवात मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों के मन में
आता है ड्यूटी पर लगा देते हैं और मन माफिक पद दे देते हैं और काम 30 दिन कराते हैं और पैसे कम देते हैं। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित मिनी सचिवालय में सोमवार को मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। मॉक ड्रिल पंचकुला डीसी और डीसीपी ऑफिस में की गई है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान पंचकुला पुलिस के एसीपी विजय नेहरा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल को आयोजित करने का मकसद ये था कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें पब्लिक को सुरक्षित किया जा सके, उनकी समय पर मदद हो सके। वहीं अगर आग लगने की स्थिति में कोई बिल्डिंग में फंसा हुआ होता है तो उन्हें सुरक्षित बाहर किया जा सके। यमुनानगर में सोमवार को इस्कॉन मंदिर के सदस्यों की तरफ से एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस्कॉन भक्त हाथों में बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर हमले के स्लोगन और हरे कृष्णा का भजन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे और भजन के माध्यम से ही अपना संदेश दिया। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर हिंदुओं की रक्षा के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और हिंदुओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। गुरुग्राम सेक्टर 17 की क्राइम यूनिट ने क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े नेक्सस का भांडाफोड़ कर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से एक लक्ष्मण नाम का क्रिकेट बुकी के तौर पर जाना जाता है। और एसीबी क्राइम की माने तो आरोपी के तार उत्तर भारत के बड़े क्रिकेट बुकियों से भी जुड़े हुए। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और इनके कब्जे से पुलिस ने 42 मोबाइल फोन्स, 5 लैपटॉप्स और 2 टीवी, ब्रीफकेस, साथ ही जिसमें कटिंग लाइन का पूरा नेटवर्क मौजूद था, को बरामद कर वारदात का खुलासा कर दिया है। डीएलएफ फेज 1 के एक फ्लैट में सूचना मिली थी क्राइम के इंचार्ज सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान को कि वहाँ पे क्रिकेट मैच पे सट्टा लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने टीम तैयार करके वहाँ पे रेड करवाई और वहाँ पे एक लक्ष्मण और उसके 3 अन्य साथी वहाँ पे मौजूद मिले, जो बड़े हाई लेवल पे सट्टे का काम कर रहे थे, जिनसे 42 के करीब 40 मोबाइल फ़ोन और 2 टैबलेट और 5 लैपटॉप, 2 एलईडी टीवी, चार्जर इत्यादि हमने मौके से मिले और 2 सूटकेस भी वहाँ से मिले, जिन पे वो सट्टे का सारा कारोबार उनसे कनेक्ट करके किया जा रहा था, जिनमें सारा सिस्टम लगा हुआ होता है। तो हमने उस संबंध में केस रजिस्टर करके और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की है। ये जो लक्ष्मण है ये बुलंदशहर का रहने वाला है और दिल्ली में रह रहा है, और जो हमारे को जो सूचना मिली है उसके अनुसार उत्तर भारत का प्रमुख स्टोरियों में से एक है। हमने इस पे गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसको काबू किया है, ताकि ये इस तरह के जो क्रिकेट मैच पे जो लोग सट्टा लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा। वहीं अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें नाबालिग की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहे ट्रक में पीछे से कार आकर टकरा गई, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार नाबालिग की मौत हो गई। और फिलहाल इसी के साथ इन खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।